अभी इसको हम अपनी बुकडिंग को कंटिन्यू करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच को। कल हमने संगठित योजन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना था, है ना, कि नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। जब आप किसी को गाइड करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। और अभी इंसान अपने जीवन में विफल हो जाता है, कई बार चीजों को करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। वो किस लिए हो पाता है, आज के इस चैप्टर में समझेंगे। नेतृत्व में विफलता के 10 प्रमुख कारण, राइट। कल हमने उन प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट 11 विशेषताएं थी, मैं एक बार शॉर्ट में कर देता हूँ। स्वयं के ज्ञान और किसी के व्यवसाय के आधार पर अटूट साहस आपके अंदर होना चाहिए। सेकंड, आत्म संयम आपको होना चाहिए। न्याय की गहरी समझ आपको होनी चाहिए। निर्णय की निश्चितता आपके करते आनी चाहिए। योजनाओं की निश्चितता यानी उन पर लगातार काम करता रहना चाहिए। भुगतान किए गए की तुलना में अधिक करने की आदत। एक आकर्षक व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। सहानुभूति और समझ आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ विस्तार की महारत और पूरी जिम्मेदारी से ग्रहण करने की आपकी सम्मति होनी चाहिए। उसके साथ साथ सहयोग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये नेतृत्व के प्रमुख 11 प्रॉपर्टीज है जो हमने कल डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेतृत्व में विफलता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। अब हम असफल नेताओं के प्रमुख दोषों पर आगे हैं, क्योंकि क्या नहीं करना है यह पता करना ठीक उसी तरह आवश्यक है जितना है पता करना कि क्या करना है। बल्कि दोस्तों, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि कई लोग बहुत कुछ चीजें करते हैं, हमें बहुत चीजें नहीं करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। वो हमारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार हमारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, पैसा वहां पर चला जाता है जो हमें चीजें करनी ही नहीं होती है। जैसे विवरण के आयोजन की अक्षमता। कुशल नेतृत्व विवरण व्यवस्थित करने और उसमें महारत हासिल करने की क्षमता की मांग करता है। कोई वास्तविक नेता कुछ भी करने में जो नेता के रूप में उसकी क्षमता में उसके लिए आवश्यक हो सकता है, कभी बहुत व्यस्त नहीं होता है। जब एक आदमी, चाहे वह एक नेता हो या अनुयायी, यदि मानता है कि अपनी योजनाओं को बदलने के लिए किसी भी आपात स्थिति पर ध्यान देने के लिए बहुत व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता को स्वीकार करता है। सफल नेता को अपनी स्थिति के साथ जुड़े हुए सभी विवरणों का मालिक होना चाहिए। बेशक इसका मतलब है कि उसे सक्षम सहयोगियों का ब्यौरा हस्तगत करने की आदत विकसित करनी चाहिए। यानी विवरण का क्या मतलब होता है कि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए जो आपके साथ में है, आपकी कंपनी में है, आपके कम्युनिटी का पार्ट है, या वटेवर जो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या चीजें चल रही है, उसकी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। सही मायने में महान नेता जब अवसर की मांग होती है, किसी प्रकार का श्रम जो करने के लिए किसी अन्य को कह सकते हैं करने के लिए तैयार रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी सही मायने में बड़े नेता होते हैं या जो नेतृत्व करते हैं, उनके अंदर वह काम करने की क्षमता और इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए तैयार रहने चाहिए जो दूसरों के लिए कामों को बताते हैं। सबके बीच सबसे बड़ा दास बना रहेगा, यह एक सच्चाई है जिसका सभी सक्षम नेता निरीक्षण और सम्मान करते हैं। नंबर 3, जो वे जानते हैं उसके साथ वे क्या करते हैं के बजाय उन्हें क्या पता है के लिए भुगतान की उम्मीद। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये किया वो किया, उसके लिए भुगतान की उम्मीद करते हैं, जबकि उन्हें खुद पता होता है कि उन्होंने क्या किया। तभी वो और भी ज्यादा पैसा पाने की उम्मीद कर सकते हैं। दुनिया लोगों को उस चीज के लिए भुगतान नहीं करती जो उन्हें पता है। वे क्या करते हैं करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं के लिए यह उन्हें भुगतान करती है। इट मीन्स आपकी नॉलेज क्या है, आपके पास में क्या खजाना है ना, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, क्या आपके पास में ज्ञान है, उससे लोगों को मतलब नहीं है, राइट। लोगों को अपनी प्रॉब्लम से मतलब है कि आप उनकी मदद किस तरह से करते हैं, किस तरह से उनको आप सपोर्ट करते हैं, उसी के लिए आपको भुगतान मिलता है। नंबर 4, अनुयायियों से प्रतियोगिता का डर। वह नेता जिसको डर है कि उसके अनुयायियों में से कोई एक उसकी स्थिति छीन सकता है, तो उसका डर अभी या बाद में व्यवहारिक रूप से साकार होना सुनिश्चित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ लोग को होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपटीटर है, आपके फील्ड के अंदर बहुत कंपटीटर है। अगर आपको डर रहता है कि नए नए कंपटीटर आ रहे हैं, वो मुझसे आगे निकल जाएगा, मेरे आज के इस पूरे जो मेरा कम्युनिटी है या वटेवर जो भी मेरे हाथों में चीजें हैं सब कुछ मुझसे ले लेगा, वो आपके मन की एक भावना होती है। लेकिन अगर आप लगातार ऐसा सोचते हैं तो एक दिन वो सच हो जाएगा। सक्षम नेता उत्तराधिकारियों को तैयार करते हैं जिनको वे अपनी स्थिति के किसी भी विवरण का विशेषनामा कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, सक्षम जो लीडरशिप होती है वो खुद अपने हाथों से
आने वाले भविष्य के नेताओं को तैयार करते हैं। केवल इसी तरह से एक नेता खुद को बहुगुणित कर सकते हैं और खुद को एक समय में कई स्थानों पर मौजूद होने और कई बातों पर ध्यान देने के लिए तैयार करते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा जितना कमा सकता है उसकी तुलना में वे दूसरों से प्रदर्शन करवाने की अपनी क्षमता के लिए संभवतः अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। एक कुशल नेता अपने कार्य के, अपने ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के चुंबकत्व के माध्यम से दूसरों की दक्षता बढ़ाने और उन्हें उसकी मदद के बिना जितने वह प्रदान कर सकता है की तुलना में अधिक सेवा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या कह रहा है कि कुशल नेता अपने कार्य, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से जितना काम कर सकता है उससे कई गुना काम वह दूसरे लोगों को प्रेरित करके उनसे काम करवाने, उनकी क्षमता को बढ़ाने में वहां से उस ज्यादा काम को वह कर सकता है। डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए हाई पेमेंट भी मिलता है। 5 नंबर पॉइंट, कल्पना की कमी। कल्पना के बिना नेता आपात स्थिति से निपटने और योजना बनाने के काबिल नहीं होता, जिसके द्वारा अपने अनुयायियों का कुशलता से मार्गदर्शन किया जाता है ना। आपके अंदर जो भी आपके जीवन में आज चल रहा है आपको कल्पना करते आना चाहिए। अच्छी चीजें चल रही है तो वेल एंड गुड, उनको और अच्छे सोचते आना चाहिए। लेकिन कई बार होते हैं हमारे जीवन में अप डाउन आते हैं, आपात स्थिति आ जाती है, उस समय पर भी आपको अच्छी चीजों की कल्पना करते आना चाहिए, उनकी प्लानिंग करते आना चाहिए। स्वार्थपरता यानी कि नेता जो अपने अनुयायियों के काम के लिए पूरे सम्मान का दावा करता है उसकी असंतोष से मुलाकात होनी निश्चित है। एक जो लीडर होता है वो अपने साथ में जो उनको फॉलो करते हैं उनका पूरा सम्मान करता है और उनसे कहीं ना कहीं उसके अंदर असंतोष की भावना होती है। वास्तव में महान नेता सम्मान का कोई भी दावा नहीं करता। जब कोई सम्मान उसके अनुयायियों को प्राप्त होता है वह उसे देखकर संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश व्यक्ति प्रशस्ति और मान्यता के लिए उसकी तुलना में अधिक कठिन काम करेंगे जितना वे अकेले पैसे के लिए करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि आपको खुद क्रेडिट नहीं लेना है। जो काम कर रहे हैं आप सफल हो रहे हैं, जैसे टीम को आप क्रेडिट दे सकते हैं, अपने कलीग को क्रेडिट दे सकते हैं, इनकी वजह से सारी चीज हो रही है, तो ये ज्यादा सम्मान फिर लोग आपको करने लगेंगे। आपको उनसे सम्मान पाने के लिए व्यथित नहीं रहना है, आपको लगातार उनको सम्मान देना है और उनको क्रेडिट भी सफलता के लिए देना है। 7 नंबर पॉइंट, असंयम। अनुयायी एक असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। उसके अलावा अपने विभिन्न रूपों में से किसी भी रूप में असंयम उन सभी लोगों में जो उसमें लिप्त है धीरज और जीवन शक्ति को नष्ट कर देता है ना। एक लीडर के अंदर कभी भी असंयम की भावना नहीं होती है ना, उनके अंदर पेशेंस होता है। आपने भी सुना होगा कि आपको अपने काम में पेशेंस रखते आना चाहिए। अगर आप अपने काम में पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप असफल हो जाते हैं। और ठीक अपने जीवन में धीरज आपके जीवन को और भी ज्यादा नष्ट कर देता है। निष्ठाहीनता, इससे शायद सूची में सबसे ऊपर आना चाहिए था। नेता जो अपने ईमान और अपने साथियों, जो उसके वरिष्ठ है, जो उसके मातहत है, के प्रति वफादार नहीं है, लंबे समय तक अपने नेतृत्व को नहीं बनाए रख सकता। राइट, इसका मतलब क्या है कि अगर जो व्यक्ति असंयम है, सॉरी निष्ठाहीनता है, जिसके अंदर निष्ठा ही नहीं है, अपने माता के जो उनके नीचे काम करते हैं, जो उनके सीनियर्स है, उनके प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, तो कभी भी अपने जीवन में अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को नहीं बनाए रख सकता। निष्ठाहीनता व्यक्ति को पृथ्वी की धूल की तुलना में तुच्छ के रूप में चिन्हित करती है और व्यक्ति के सर को उस अवमानना से झुका देती है जिसका वह हकदार है। वफादारी की कमी जीवन के हर कदम पर विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आपके अंदर निष्ठाहीनता है तो आपको धूल में आपकी निष्ठाहीनता एक दिन मिला देती है, जिसका वो कहीं ना कहीं हकदार भी होता है ना। कभी भी आपको अपने जूनियर और स्पेशली अपने सीनियर के प्रति निष्ठाहीनता नहीं रखना है, हमेशा उनके प्रति वफादार होना है। क्योंकि अगर आपके जीवन के अंदर वफादारी की कमी है तो डेफिनेटली आप फेल्योर के लिए तैयार रहिए। नंबर 9, नेतृत्व के प्राधिकार पर जोर। कुशल नेतृत्व प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व देता है ना। कुशल नेता क्या करता है, लगातार उनको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और उनको एक ग्रेट लीडरशिप देता है। अपने अनुयायियों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश करने के द्वारा नहीं, न कि उनके मन के अंदर किसी प्रकार का डर पैदा करे, है ना, किस प्रकार का भय पैदा करे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, इस तरह से तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे, तुम्हारी सैलरी नहीं मैं बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से जब आप अपने जूनियर के साथ इस तरह से चीजों को करते हो या आप कहीं पर भी करते हैं तो लीडरशिप की क्वालिटी से बाहर आपको कर देते हैं।
नेता जो अपने अनुयायियों को अपने प्राधिकार से प्रभावित करने की कोशिश करता है, बल के माध्यम से नेतृत्व की श्रेणी में आता है। यदि एक नेता असली नेता है तो उसे अपने आचरण, अपनी सहानुभूति, समझ, निष्पक्षता और एक प्रदर्शन कि वह अपने काम को जानता है के अलावा उस तथ्य के विज्ञापन की कोई जरूरत ही नहीं होगी। यानी कि अगर आप अपने पावर के माध्यम से, है ना, तो अगर आप इन चीजों को करते अपने अधिकारों से, प्राधिकारों से लोगों को आप प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसकी बजाय आपको क्या करना है, अपने आचरण से, सहानुभूति से, करके दिखाने की भावना से, निष्पक्षता से, खुद के प्रदर्शन से आपको लोगों के दिल को जीतना है। तो फिर आपको किसी भी प्रकार के एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होगी, लोग आपके बारे में बताना शुरू कर देंगे। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पदवी पर जोर। सक्षम नेता को उसे उनके अनुयायियों द्वारा सम्मान देने के लिए किसी पदवी की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, कोई डेजिग्नेशन की आवश्यकता नहीं होती कि आपकी वाहवाही आपके जूनियर करे, है ना। आमतौर पर जोर देने के लिए उसके पास कुछ खास नहीं होता है। असली नेता के कार्यालय के दरवाजे उन सभी के लिए खुले होते हैं जो प्रवेश करना चाहते हैं, उसके कार्य स्थल औपचारिकताओं या डींग से मुक्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या कहा गया है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले होते हैं और वहां पर किसी प्रकार की औपचारिकता से उनको बाहर रखा जाता है और उसको कभी भी किसी प्रकार की पदवी की आवश्यकता नहीं होती है ना, कुछ वाई के चक्कर में होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये सभी नेतृत्व में विफलता के कारणों में से अधिक सामान्य कारणों में से हैं। इन गलतियों में से कोई एक भी विफलता को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि आपको 10 की 10 चाहिए, 10 में से कोई भी अगर आपके जीवन में अगर आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप में फेल होना शुरू कर देते हैं और आप अपने नेतृत्व की विफलताओं को खुद ही चुन लेते हैं। यदि आप नेतृत्व करने की कामना करते हैं तो ध्यान से सूची का अध्ययन कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आप इन गलतियों से मुक्त है। फिर से इन को पढ़िए, इनको समझिए, सुनिए बैक करके इसको, राइट। तो आपको पता लगेगा कि जो अभी मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट किए, ये हमेशा एक लीडरशिप को फेलोर होने के लिए उनमें से एक कारण भी पर्याप्त है और खुद को है आपको सुनिश्चित करना है कि आप इन गलतियों से पूरी तरह से मुक्त हुए हैं। अभी कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नए नेतृत्व की आवश्यकता होगी, है ना, अभी भी कुछ ऐसे फील्ड है जहां पर आपके लीडरशिप की जरूरत होगी लोगों को। इस अध्याय को छोड़ने से पहले आपका ध्यान कुछ उपजाऊ क्षेत्रों पर ले जाया जाएगा जिनमें नेतृत्व की गिरावट आई है और जिनमें एक नए प्रकार का नेता अवसरों की बहुतायत पा सकता है। नंबर 1, राजनीति के क्षेत्र में नए नेताओं की सबसे आग्रहपूर्ण मांग है, एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से कुछ कम का संकेत नहीं करती है। ऐसा मालूम होता है कि अधिकतर राजनेता उच्च कोटि के वैध धूर्त बन गए हैं। उन्होंने करों में वृद्धि की है और उद्योग और व्यापार के प्रशासन को तब तक के लिए भ्रष्ट कर दिया जब तक लोग इसका बोझ और सहन नहीं कर सके, है ना। राजनीति में भी नए नए नेताओं की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत वहां पर रहती है, तो वहां पर भी इसकी मांग काफी ज्यादा है क्योंकि आजकल के जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं धूर्त हो गए हैं और लगातार वो लोगों को कहीं ना कहीं बोझ डालते रहते हैं। नंबर 2, बैंकिंग व्यवसाय एक सुधार के दौर से गुजर रहा है। क्षेत्र में नेताओं ने लगभग पूरी तरह से जनता का विश्वास खो दिया है। बैंकिंग क्षेत्र हमेशा इंप्रूवमेंट के क्षेत्र से गुजरता है और अभी एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। पहले से बैंकों ने सुधार की जरूरत को महसूस कर लिया है और उन्होंने इसे शुरू कर दिया। आप वहां पर भी एक लीडर के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, उद्योग में नए नेता की जरूरत है। पुराने नेता मानव समीकरणों के संबंध में सोचने और कार्रवाई करने के बजाय लाभांश के संबंध में सोचते और कार्यवाही करते थे। या क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी नए नए लीडर्स की जरूरत है क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जबकि आज जरूरत क्या है, लोगों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो सके, है ना, उसके साथ साथ उनके साथ में हम किस तरह से कनेक्ट रह सके, आज उसकी जरूरत ज्यादा है। उद्योग में भविष्य के नेता को टिके रहने के लिए स्वयं को एक ऐसे आंशिक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में मानना होगा जिसका कर्तव्य अपने विश्वास का इस तरह से प्रबंधन करना है कि यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कष्ट न पहुंचाए। काम करने वाले लोगों का शोषण अतीत की बात है। व्यापार उद्योग के क्षेत्र में नेतृत्व की आकांक्षा करने वाले आदमी और मजदूर यह याद रखे। इन्होंने क्या कहा कि जब भी अभी तक जो बिजनेस में काम किया जाता था उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति का ज्यादा शोषण किया जाता है, लेकिन अभी इस तरह से चीजें नहीं है। वहां पर नए लीडर्स की जरूरत है जो व्यापार, बिजनेस, इंडस्ट्री के अंदर
नेतृत्व करे और आम लोगों को, आम मजदूरों को भी उसी श्रेणी में लेकर आ पाए। भविष्य के धार्मिक नेता अपने अनुयायियों की अस्थायी जरूरतों के लिए वर्तमान की उनकी आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देने के लिए और मर्द अतीत और अभी तक अजन्मे भविष्य पर कम ध्यान देने के लिए विवश हो जाएंगे। क्या कहा है, भविष्य में आने वाले जितने भी धार्मिक नेता है, अनुयायी है, उनकी जो जितनी भी अनुयायियों की आर्थिक जरूरतें हैं उस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा पास्ट बीता है और जो आने वाला फ्यूचर है उस पर आपको कम ध्यान देना है और अपने प्रेजेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, कानून, चिकित्सा तथा शिक्षा के व्यवसाय में नेतृत्व के एक नए ब्रांड और कुछ हद तक नए नेता एक आवश्यकता बन जाएंगे, है ना। चाहे लॉ का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हर जगह नए लीडर्स की जरूरत लगने वाली है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सच है। भविष्य में उस क्षेत्र के नेता को पढ़ाने के लिए उन तरीकों और साधनों को खोजना होगा जिनसे स्कूल में प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जा सके। उसे सिद्धांत के साथ कम और अभ्यास के साथ अधिक काम करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बताया गया है। जैसे अभी हमारी ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री है। इसमें क्या करना होगा, जो भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है उसके उस ज्ञान को, उस नॉलेज को उनके जीवन से कनेक्ट करते आना चाहिए और उसमें सिद्धांत के साथ कम, यानी कि थ्योरेटिकल बातें कम और अभ्यास मीन्स प्रैक्टिकल की बातें ज्यादा होनी चाहिए और वही काम कराने चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, नए नेताओं की पत्रकारिता के क्षेत्र में आवश्यकता होगी। भविष्य के समाचार पत्रों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विशेषाधिकार से अलग किए जाने चाहिए और विज्ञापन की सब्सिडी से राहत मिलनी चाहिए। उन्हें अपने विज्ञापन कॉलम के संरक्षण के हितों के लिए प्रचार के अंग होना रोकना होगा। घोटाले और कामुक चित्रों को प्रकाशित करने वाले अखबार अंत में अपना जीवन जीकर उन्हीं शक्तियों को प्राप्त हो जाएंगे जो मानव मन को भ्रष्ट करती है। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो भी पत्रकारिता का क्षेत्र है ना, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, व्हाटएवर जो भी है, उसमें भी आपको अलग से विशेषाधिकार की जरूरत लगने वाली है। तो आपको भी अपने लीडर्स की भावना को उसके लिए लगातार डेवलप करना है। ये फील्ड भी आप अपना सकते हैं, क्योंकि जितने भी विज्ञापन के कॉलम में है, देखिए वहां पर संपादक है, उनका एक विशेषाधिकार होता है ना, उनका लेख वहां पर रहता ही रहता है। और किस तरह से इसमें घोटाले होते हैं, राइट, अलग अलग कलरफुल वहां पर पिक्चर्स होती है, तो वे भी मानव के जीवन को कहीं ना कहीं नष्ट कर रही है। तो उसको भी दूर करने के लिए आपको उस फील्ड में आ सकते हैं। ये कुछ क्षेत्र है जिनमें नए नेता और नेतृत्व के एक नए ब्रांड के लिए अब अवसर उपलब्ध है। दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है। इसका मतलब है कि जिस साधन के माध्यम से मानव की आत्मा में परिवर्तन को बढ़ाया जाता है, उसे परिवर्तन के अनुकूल अवश्य ही बदलना चाहिए। यानी कि क्या कहा गया है, मानव की आदतों में परिवर्तन को बढ़ाया जाता है, तो उनके अनुकूल ही उसको भी जरूर से बढ़ाना चाहिए, गुड हैबिट को डेवलप करते आना चाहिए। यहाँ वर्णित साधन वे हैं जो किसी भी अन्य साधनों से अधिक सभ्यता की प्रवृत्ति का निर्धारण करते हैं। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें दो चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही है कि किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन कर सकते हैं और लिखित संक्षिप्त में दी जाने वाली जानकारी, साधन जिनके माध्यम से सेवा बेची जा सकती है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। देखिए, मैं चीज यहाँ पे एक चीज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि जीवन में सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है कि आप अपने जीवन के हर एक फील्ड में अच्छे हैं, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ा पा रहे हैं, पैसा आप कमा पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति से, मानसिक और शारीरिक स्थिति से आप संपन्न हैं। उसके साथ साथ आपके जीवन के अंदर अच्छे रिलेशनशिप है, आपको मान सम्मान दिया जाता है और उसके साथ साथ आपके लोगों के साथ रिश्ते बेहतर है। और मैं कल इवनिंग में एक चीज पढ़ रहा था, राइट, तो बड़ा दुख हुआ उस चीज को, उस घटना को जानकर। मैं जरूर से आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। आर्मी से रिटायर एक कर्नल थे, राइट, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों किया, उनके दो बेटे थे। क्योंकि आर्मी के अंदर जो व्यक्ति ऑफिसर रैंक पे रहा है, कर्नल रैंक पे रहा है, बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, उन्होंने भारत माँ की सेवा की है और आखिरी में वो कर्नल पद से रिटायर हुए। उनके दो बेटे थे और दोनों बेटों को उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे से जीवन के अंदर उनकी परवरिश की।
और फिर वे दोनों बेटे विदेश चल गए, है ना, विदेश चले गए। और संयोग बस ऐसा हुआ दोनों ही बेटे यूएसए में चले गए, लेकिन अलग अलग सिटीज में थे। और वहीं उन्होंने शादी वगैरह की और वहीं पर ही वो रहने लग गए, वहीं की उन्होंने नागरिकता ले ली। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अभी हुआ क्या, काफी दिन हो गए थे उनको कर्नल पद से रिटायर हुए, वो अपनी पत्नी के साथ में अपने घर पर रह रहे थे, जहां पर भी उनका ठिकाना था, जो भी उनका बंगलो था। तो कुछ समय के बाद में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली जाती है। तो वो अपने बेटों को मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे कि बेटे आपकी माँ का स्वर्गवास हो गया है और जल्दी से आप आ जाइए। तो उसमें से छोटा बेटा तुरंत ही अपनी टिकट कराकर और अगले ही दिन घर आ जाता है। तो वहां पर कर्नल अपने छोटे बेटों कहते हैं कि बड़ा बेटा क्यों नहीं आया है, क्योंकि यह रीति रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली कि अगर उनके माँ बाप में से कोई इस दुनिया से चला जाता है तो बड़ा बेटा ही उनका दाह संस्कार करता है, राइट। तो छोटा बेटा ये कहता है, पहले तो बताने को तैयार नहीं हो, उसने बहाना बनाया कि उनके पास टाइम नहीं है, उनको छुट्टी नहीं मिली। फिर बाद में छोटा बेटा क्या कहता है कि पिताजी, बड़े भैया ने मुझे कहा है कि अब की बार माता का स्वर्गवास हुआ है, तो अब की बार आप चले जाइए, जब पिताजी का स्वर्गवास होगा तो मैं चला जाऊंगा, दोनों को हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो यह सुनकर वो व्यक्ति टूट गया पूरी तरह से। और जबकि उसकी पत्नी ने जब अपनी सांसें छोड़ी, लास्ट सांसें ले रही थी, तो उसकी इच्छा थी कि उसके दोनों पुत्र उसके पास हो, वो उन्हें जी भर के देखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यह बात सुनकर जो कर्नल थे, आर्मी से रिटायर कर्नल थे, वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट गए, है ना। वो इतना दुखी और इतना व्यथित हुए कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत किया, कितना उनको पद मिले, मेडल्स मिले, आर्मी से इतना सम्मान मिला, पैसा कमाया, अपने बच्चों की परवरिश की, है ना, पूरे अच्छे से अपने जीवन को जिया। और जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, बलिदान दिया अपने जीवन का, है ना, ऑलमोस्ट जीवन का बलिदान ही होता है जो एक आर्मी में सेवा करता है ना, वो अपनी फैमिली से ज्यादा अपने देश को सम्मान देता है, वहीं पर सेवा करता है। तो इंसान पूरी तरह से अंदर से टूट गया। तो फिर जब इंसान टूट जाता है उसके पास कोई चारा नहीं होता है। तो वो अंदर गया, उनके पास उनकी लाइसेंस से रिवॉल्वर थी और उन्हें खुद को शूट कर लिया। ठीक है, अगर बड़े बेटे को मेरे आने के बाद ही आना है तो ही सही। तो इस तरह से एक व्यक्ति ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया और जाने से पहले उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी। उस वसीयत में कहा, जितने भी मेरे पास मेडल्स मेरी आर्मी ने दिया है, जितने मुझे सम्मान दिया है, जितने मुझे गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं, वो सारे के सारे मैं उसको वापस करता हूँ, ये मेरी बटालियन को वापस कर दी जाए। सेकंड, जो भी मेरी संपत्ति है, जितना मेरी चल अचल, जितना भी पैसा है मेरे पास में, मेरा एक घर है, कुछ % उन्होंने अपने नौकरों को, कुछ वृद्धावस्था आश्रम को, और कुछ सैनिक कल्याण में उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। मरने से पहले उन्होंने अपनी एक छोटी सी वसीयत लिखी तुरंत ही, और उसको उन्होंने सब कुछ डोनेट कर दिया। तो सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया, आपके बच्चे सक्सेसफुल हो गए, विदेश चले गए, सारी चीजें आपने कर ली। सफलता कहीं ना कहीं होता है कि अपने जीवन में खुशी खुशी से जब इस दुनिया से जाते हैं तो आपको एक सुकून होता है कि हमने वास्तव में ही समाज को दिया। और हाँ, उन्होंने अपने उस लेटर में माफी मांगी इस पूरे समाज से कि मैंने अपने सच्चे मन से इस देश की सेवा की, अपना पूरा बेस्ट दिया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समाज को अपने 2 नालायक पुत्रों को दिया मैंने, है ना। तो ये मेरी बड़ी जीवन की सबसे बड़ी विफलता रही है। उन्होंने अपनी विफलता का भी उसमें जिक्र किया कि मैंने अपने 2 नालायक पुत्रों को इस सोसाइटी को दिया है, उसके लिए मैं समाज से माफी मांगता हूँ। तो इस तरह से एक उस व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ जिन्होंने बड़े ही मान सम्मान के साथ में अपना जीवन जिया था। तो ये हमें स्टोरी, यहाँ पर मेरा बताने का पर्पज क्या है, बताने का पर्पज दोस्तों इसका यही है कि इंसान को अपने जीवन के अंदर हर एक फील्ड में आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, राइट। आपको अपने इस रिश्तों को भी इंप्रूव करना है, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है, लोगों की भी मदद करनी है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और जब आप सारी चीजों पे लगातार काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत चीजें आप करेंगे। और होप्स आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जस्ट ये मुझे यहाँ पर आज मैं इसके साथ में बहुत अच्छे से चीजों को मैं कनेक्ट कर पाया। सो बाकी की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। बस चीजों को दोस्तों लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।